ये महज एक इत्तेफाक था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हो पाई। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में आज भी पुराने शहर और प्राचीन आलार जमींदोज हैं। जब से ये पंक्तियां लिखी गई हैं, सिंधु सभ्यता के और कई शहर और गांव हमें मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के साथ ही साथ शहरी तहजीब भी मानो लुप्त होने लगी, पर तकरीबन सभी जगह कृषि प्रधान खेतीहर बस्तियां विकसित होने लगी। आर्य लोग हिंदुस्तान में 5-6 हजार या शायद इससे भी ज्यादा बरस पहले आए होंगे। कई सदियों तक उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से कबीले पे कबीले, कुनबे पे कुनबे, लहर पे लहर सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। शायद पहले उन्हें सिंधु घाटी तहजीब वालों ने और दूसरों ने भी रोका, मगर फिर उस सैलाब को रोक पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। क्या आप उन्हें पहाड़ी दर्रों से नीचे अनजान मैदानों में उतरते हुए नहीं देख पाते? ईसा से 2000 से 1000 साल पूर्व के दौरान उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों में विकसित ग्रामीण संस्कृति के कई प्रमाण मिले हैं। ग्रामीण खेतीहर समाज पर पशुपालक योद्धाओं के आक्रमण से वैदिक संस्कृति का पहला विस्तार हुआ। पराजित ग्रामीण समाज ने वैदिक योद्धाओं की भाषा अपनाई। इस विषय पर भी अनेक मत हैं कि क्या वैदिक जनसमूह मध्य एशिया से भ्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय भारत पहुंचे, या वो भी सिंधु तहजीब के लोगों के साथ सिंधु घाटी की ओर आए। लेकिन खेतीबाड़ी और नागरीकरण में उन्हें ज्यादा समय लगा। जरा तसव्वुर कीजिए, दूर से आए हमारे पुरखे नदियों के किनारों पर पहुंचते हैं। इस नजारे ने उन्हें कितनी उमंग और खुशी से भर दिया होगा। फिर क्या ताजुब जो इन्होंने इन नदियों के सामने सर झुकाया और अपनी मीठी जबान में इनकी प्रशंसा की। पणी सिंधु घाटी सभ्यता के वो संपन्न व्यापारी थे जिन्होंने शहरों के उजड़ने के बाद भी जैसे तैसे व्यापार चलाए रखने की कोशिश की। पणी शब्द बनिया से पूर्व का शब्द है, जो कि स्वयं संस्कृत शब्द वणिक से निकला है, और वणिक शब्द का जन्म हुआ पणी से। संस्कृत में सिक्के को पण और वस्तु को पण्य कहते हैं। क्या इंद्र वाकई कोई मनुष्य था जो आर्यों का प्रमुख रहा होगा, या फिर कोई काल्पनिक चरित्र? ईरानियों में जरतुश्ती सुधारों के बाद इंद्र को दैव या दानव माना जाने लगा। इसी तरह असुर और राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतीय जातियों के सरदार या देवता रहे होंगे। मुख्य शत्रु वे रहे होंगे जिनके राजाओं या सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संहार के रूप में दर्शाया गया है। इन दैत्यों में सबसे बड़ा संभर था, जिसके पास बहुत से गढ़ या पुर थे। इंद्र इन पुरों को तोड़ने वाला पुरंदर है, लेकिन ना तो इंद्र और ना ही उसके अनुयायियों का कोई शहर बनाते या बसाते हुए या किसी शहर पर शासन करने का ही वर्णन मिलता है। लेकिन एक हिंद आर्य बस्ती ग्राम कहलाती थी, जिसका अर्थ बाद तक भी गांव ही रहा, जो एक रात भर के पड़ाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वैदिक कबीलों का मुख्य कार्य युद्ध था, और तकनीकी ज्ञान ज्यादातर युद्ध के लिए रथ, अस्त्र शस्त्र और औजार के निर्माण तक सीमित था। भूमि को बारी बारी से अलग अलग दलों को सौंपा जाता था और दल आपस में उसे तकसीम करते। खेतीबाड़ी उस समय तक इतनी अविकसित थी कि जोती जा चुकी जमीन को एक ही फसल के बाद हर साल बदलना पड़ता था, और फिर ये जमीन कुछ अरसे के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती थी। सरदारों को नियमित रूप से भेंट और उपहार दिए जाते थे बतौर कर। लोगों की सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र सभाघर था, जो कबीले की पंचायत के अलावा मर्दों के आराम और आमोद प्रमोद की जगह भी मानी जाती थी। सभा का पसंदीदा कार्य था जुआ। वेद आर्यों के दिल की पुकार थी जब वो भारत की जरखेज जमीन की ओर बढ़े। आर्य सोच का सर चश्मा वही था जिससे ईरान में अवेस्था पैदा हुआ। फिर उन ख्यालों की तरक्की हिंदुस्तान में आकर हुई। वेदों का तबसरा रविंद्रनाथ ठाकुर यूं करते हैं, जीवन के अचरज और भय की तरफ एक जन समाज की भावनाओं का ये शायराना दस्तावेज है। अपने सरल विश्वास से सबने प्रकृति की हर शक्ति में, हर तत्व में देव रूप देखा, पर यह विश्वास साहस और आनंद भरा था
और उन्होंने रहस्यमय तस्वुर में जिंदगी को एक दिलकशी दी। लेकिन ऋग्वेद खुद सदियों की सोच और सभ्यता के विकास का सार है, जिस दौरान सिंधु घाटी तहजीब और कई दूसरी तहजीबें फली फूली। इसलिए ऋग्वेद में ये जो अर्पण है वो मुनासिब लगता है। हे ऋत्विज, हे पूर्वज, हे आद्य मार्गान्वेषी, वंदन है। एक अरसे तक आर्य लोग हिंदुस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान तक ही महदूद रहे, जिसे वो ब्रह्मवर्त कहते थे। बाद में जब वो गंगा और यमुना के मैदानों में आकर बस गए, तब अपने इस नए वतन को आर्यवर्त कहने लगे। पुराने जमाने की तमाम तहजीबों की तरह आर्य भी नदियों के किनारे ही आकर बसे। उत्तर ऋग्वेद काल की आबादी पशुपालक वैदिक लोगों, किसानों और आदिम कबीलों का मिला जुला रूप थी। ये हिंद आर्य समूह लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व में पंजाब से पूरब की ओर बढ़ने लगे। ये लोग मूल वैदिक लोगों से पूरी तरह भिन्न थे। इस दौर की विशेषता थी लोहे का इस्तेमाल। शुरू में लोहे के हथियार ही बनते थे, धीरे धीरे औजार भी बनने शुरू हुए। खेती के लिए लकड़ी के हल का इस्तेमाल शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और लकड़ी का सामान तैयार करने की तकनीक सिंधु घाटी सभ्यता से ही ली गई। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य गंगा घाटी के घने जंगली इलाके को साफ करने और जोतने में लोहे के औजारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जिससे पैदावार बढ़ने लगी। यहां तक कि खपत से ज्यादा उत्पादन होने लगा, जिसके आधार पर ग्रामीण बस्तियों और नगरों की स्थापना हुई। ये अतिरिक्त उत्पादन एक ऐसे सामाजिक स्वरूप में ही संभव था जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम उपलब्ध हो सके। नए समाज में एक गुलाम शूद्र वर्ग वजूद में आया और ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग या वर्ण समाज में उभरने लगे। इस तरह भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो शूद्रों की श्रम शक्ति पर आधारित थी। उसी दौर में यूनान और मिस्र में दास प्रथा का विकास हुआ, मगर शूद्रों को यूनानी गुलामों पर होने वाले अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ा। शुरू में शूद्र कबीले का हिस्सा थे और वो कबायली समारोहों में भाग ले सकते थे, लेकिन बाद में जब नगरों का विकास होने लगा, तब शूद्रों के ऊपर कई तरह के अंकुश लगा दिए गए। रामायण में राम ने शूद्र शंबूक को तप करने के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया था। इस कथा से राम की क्रूरता का नहीं, बल्कि उस दौर के ब्राह्मणों की स्वार्थपूर्ण भावना का प्रदर्शन होता है, जिसके आधार पर इस कथा को बाद में रामायण में जोड़ा गया। किसान समुदायों में आदिम शिकारी और अन्य बटोर कबीले बड़ी तादाद में शामिल किए गए, लेकिन उन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर सस्ते गुलाम मजदूरों की तरह रखा गया। शंबूक और एकलव्य की कथाओं से हमें उस समाज की जानकारी मिलती है जिसमें प्रचलित वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्तर सबसे ऊंचा था और ब्राह्मण इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए जुटे रहते थे। फिर भी ब्राह्मणों की इच्छाओं और वास्तविक स्थिति में काफी फर्क था। जाति प्रथा में कुछ हद तक लचीलापन भी था, जिसकी एक झलक हम 3 पिताओं का पुत्र नामक कहानी में देख सकते हैं। हालांकि ये कहानी बहुत बाद की है, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल की मान्यताओं की झलक मिलती है। एक विद्रोही जिसकी जात का पता नहीं एक वैश्य औरत से शादी करता है। उस औरत को एक ब्राह्मण से बेटा होता है, जिसे एक क्षत्रिय राजा गोद लेता है। इससे जाति के उतार चढ़ाव का पता चलता है। चंद्रप्रभा के पिता के रूप में विद्रोही के अधिकार को ही मान्यता दी जाती है, न कि ब्राह्मण या क्षत्रिय के अधिकार को। व्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में जाति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वर्ण विभाजन से मेहनत कश शूद्रों की हालत सदियों तक दयनीय बनी रही। आज भी गुजरात के बंधुआ मजदूरों के इस गीत में वही भावना छिपी है जो प्रारंभिक काल के दास और शूद्रों की रही होगी। भारत की जाति व्यवस्था में जरूर कई खूबियां रही होंगी, वरना ये इतने लंबे समय तक बरकरार नहीं रहती। मगर इस जाति व्यवस्था में सबसे बड़ी खराबी थी कि इसने लोगों के एक बड़े समूह को निचले दर्जों पर रखा। उन्हें शिक्षा, तहजीब और आर्थिक तौर पर बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। अजीब लगता है कि भारतीय इतिहास में महान व्यक्तियों ने पुरोहितवाद
और जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, उसको मिटाने के लिए आंदोलन भी हुए, मगर फिर भी भाग्य की न बदलने वाली धारा की तरह जातिवाद का प्रभाव बढ़ता गया और भारतीय जीवन के पोर पोर में समा गया। आज के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि जाति व्यवस्था का टिकना अब नामुमकिन सा लगता है। इतनी प्राचीन और महान व्यवस्था के टूटने से सामाजिक जीवन बिखर सकता है, बदहाली बढ़ने की संभावना है, शायद आपस के संबंधों में वैशीपन आ जाए। अगर समय और जन चेतना के अनुकूल कोई नई सामाजिक व्यवस्था इसकी जगह न ले ले। खेती के विकास के साथ जब श्रम का विभाजन हुआ तो लोगों ने प्रबंध व्यवस्था के लिए एक सरदार चुनने की जरूरत महसूस की। कबीले के लोगों के साथ सरदार भी खेत में काम करता और पैदावार का बंटवारा करना उसी की जिम्मेदारी होती। पर जल्द ही सरदार का ओहदा पुश्तैनी हो गया और फिर उसमें और किसी राजा में फर्क बहुत कम रह गया। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से छोटे राज्य फैले हुए थे। हर शहर और उससे जुड़े कुछ गांव और खेत की अपनी अलग हुकूमत हुआ करती थी। इस तरह के राज्य नगर गणतंत्र थे, जिनमें कोई एक राजा नहीं बल्कि शासन के लिए चुने हुए नुमाइंदों की एक सभा होती थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के पास लिच्छवियों का नगर था वैशाली। वहां के गणसंघ का शासक नायक कहलाता था और नायक का चुनाव कुलीन जनों की सभा किया करती थी। उस समय के प्रमुख राजतंत्र थे मगध, विदेह, कौशल, काशी और पांचाल। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक अलग अलग कबीलों ने 16 बड़े राज्यों या जनपदों की स्थापना की। ये जनपद दो तरह के थे, राजतंत्र जो गंगा के मैदानों में फैले थे और गणसंघ जो हिमालय की तराई और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में। लेकिन चाहे वो राजतंत्र हो या गणसंघ, बुद्ध काल तक सत्ता पर आधारित राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो चुकी थी। शुरू में राजा का चुनाव होता था, पर धीरे धीरे ये ओहदा पुश्तैनी हो गया और राजा के मरने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा गद्दी पर बैठने लगा। पुराने रीति रिवाजों की परंपरा राजा की मनमानी को रोके हुए थी। राज्याभिषेक के मौके पर राजा को जनसेवा की यह कसम लेनी पड़ती, अगर मैं आप लोगों पर ज्यादती करूं तो प्रभु मेरी जिंदगी और मेरे बच्चे मुझसे छीन ले। अहम कामों के लिए राजा को सदा हाजिर रहना पड़ता, क्योंकि राजा की इच्छा पर जन कार्य बंद नहीं किए जा सकते थे। प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी हुआ करती थी। जिस काम में उसे सुख मिले वो सही नहीं माना जाता था, बल्कि प्रजा का सुख ही उसे सही मानना पड़ता था। वैसे ये आदर्श बहुत कम राजा निभा सके। बहुतों ने अपनी मूर्खता की वजह से देश और प्रजा को बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि हिंदुस्तानियों ने एक आदर्श राजा श्री राम की याद ताजा रखी है, जो समझदार भी थे, इंसाफ पसंद भी।